हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट 3, है ना। पार्ट 3 में कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? दैट इज बायोगैस के प्रोडक्शन से। इससे पहले हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और माइक्रोब्स को हाउस होल्ड प्रोडक्ट और कॉमर्शियल प्रोडक्ट में पढ़ लिया था। वो दो लेक्चर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाले हैं, एक 16 मिनट का है, एक 25 मिनट का है। उसको आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये 8.4 सेक्शन में आता है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है, देखिए जरा। बायोगैस पहले है क्या, एनसीईआरटी उसको एक्सप्लेन करती है। तो बायोगैस और कुछ नहीं है, ये मिक्सचर है गैसेस का। इसमें गैसेस के मिक्सचर होते हैं, कौन कौन सी, और प्रीडोमिनेंटली जो गैस होती है उसको कहते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे बच्चों, CH4 कहते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, और ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा बना हुआ होता है। तो प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच में बी यूज्ड एज फ्यूल। तो हम मीथेन को बच्चों ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। You have learned that microbes produce different type of gaseous end product during growth and metabolism। अगर हम लोग बैक्टीरिया को ठीक से स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंट सबस्ट्रेट को यूज करके ये डिफरेंट गैसियस एंड प्रोडक्ट देते हैं, और इनकी वैसे ही ग्रोथ होती है और मेटाबॉलिज्म उस तरह का होता है जिसमें डिफरेंट गैसेस मिलती हैं। टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स। पहली बात है, कौन सी गैस आपको प्राप्त होगी माइक्रोब से, ये डिपेंड करता है कि माइक्रोब आपने कौन सा लिया है और आपने सबस्ट्रेट कौन सा लिया है। मेनली सबस्ट्रेट, क्योंकि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा तो जो भी जिस टाइप का ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा और जिस टाइप का माइक्रोब्स होगा उस टाइप की गैस आपको प्राप्त होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डफ। अगर हम डफ का, जिससे हम लोग बच्चों डिफरेंट फूड प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे डफ का फर्मेंटेशन कराते हैं, चीज मेकिंग करवाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस बनाते हैं। मेन गैस यहाँ पर मिलती है CO2। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर ब्रीवर्स ईस्ट होता है बच्चों। कौन सा ईस्ट होता है? ब्रीवर्स ईस्ट होता है या फिर बेकर्स ईस्ट होता है। तो बेकर्स ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट लिया जाता है, जो कि एनएरोबिक फर्मेंटेशन करने के लिए जिम्मेदार है और ये CO2 का फॉर्मेशन करवाता है अपनी मेटाबॉलिज्म में। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। हाउ वेयर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली। याद करिए बच्चों, बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके रिएक्शन कराएगा, एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रिएक्शन करा ले जाएगा, मतलब अपना मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जो एनारोबिकली सेलुलोजिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं बच्चों, ये लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, और मीथेन के साथ ही आपको बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। तो दीज बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। मिथेनो का मतलब मीथेन गैस, जेंस माने जनरेट करने वाले। तो जो मीथेन गैस को जनरेट करने वाले बैक्टीरिया हैं, इनको हम लोग बच्चों मिथेनोजेंस बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम। और मिथेनोजेंस में अगर हम लोग कॉमन बैक्टीरिया देखें तो ये कॉमन बैक्टीरिया बच्चों मिथेनोबैक्टीरियम कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। These bacteria are commonly found in anaerobic sludge during sewage treatment। हम लोगों ने बच्चों दो प्रकार से सीवेज ट्रीटमेंट किया था। सीवेज ट्रीटमेंट में दो प्रोसेस की थी। पहला वाला किया था फिजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा किया था बच्चों बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट में जो स्लज बना था वो एक्टिवेटेड स्लज नहीं था, ठीक है, लेकिन जो बायोलॉजिकल में स्लज बना था बच्चों, उसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया काफी ज्यादा थे, जिसको हमने सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाला था बच्चों। ठीक है, तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाला था, वहां पे ये एनएरोबिक बैक्टीरिया ही थे और यही आगे चल के ग्रो करके इन्होंने गैसेस प्रोवाइड की थी वहां पे, मीथेन, H2S, CO2। तो दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन र्यूमन। ऐसे ही प्रकार के बैक्टीरिया बच्चों, एनएरोबिक बैक्टीरिया र्यूमन में पाए जाते हैं। अब जानिए कि र्यूमन क्या होता है। र्यूमन स्टमक, कैटल के स्टमक का वो पार्ट है जहां पर कैटल अपने चारे को स्टोर करते हैं,
खाने के बाद, उसको जुगाली करने के बाद स्टोर करते हैं, उसमें इसको बोलते हैं जो रीमन। A lot of cellulosic material present in food of cattle also present in rumen। देखिए बोला जा रहा है कि ये जुगाली करने के बाद जो चारा वहां जाता है स्टमक के रूमेन पार्ट में पहले जाता है, तो रूमेन पार्ट में स्टोर किया जाता है। यहाँ सेलुलोजिक बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज पे ग्रो करते हैं। इन रूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। देखिए साफ बात लिखी हुई है कि यहाँ पे सेलुलोज पे ये डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं और उसकी वजह से इसको ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होने से न्यूट्रिशन भी एनिमल्स को मिलता है। अब हमारे में रूमेन जैसा पार्ट होता नहीं, इसलिए हम लोग बच्चों साग सब्जी में मौजूद सेलुलोज जो है उसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर हमसे कहते हैं कि आप सेलुलोज खाइए तो इसलिए कहते हैं ताकि जो एक्सक्रीटा है आपको फाइबर मिले और फाइबर ये ठीक से स्वेल होने के साथ आपका पेट क्लियर होने लगे, आपको इनडाइजेशन ना हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए आपको कहा जाता है आप सैलेड वगैरह खाइए, फाइबर्स लीजिए सब्जियों के। तो डू यू थिंक ह्यूमन बीइंग आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज? आंसर इसका हो जाएगा बच्चों नो, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है। अपेंडिक्स भी इसमें थोड़ा सा हेल्प करता था, बट अपेंडिक्स भी हमारे पास अब वेस्टिजियल ही बचा है। Thus the excreta dung of cattle commonly called गोबर is rich in these bacteria। तो जो एनिमल्स होते हैं, जो फोडर चारा खाने वाले एनिमल हैं, जैसे गाय है, भैंस है, तो इनमें जो बनता है बच्चों लास्ट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट उसे गोबर कहते हैं, और इस गोबर में बहुत सारे एनएरोबिक बैक्टीरिया बच्चों होते हैं। तो ड्यूरिंग डंग, इसे हम डंग भी कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में गोबर को डंग कहते हैं। तो गोबर या डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस के जनरेशन में बच्चों हम लोग किसका योगदान ले सकते हैं? गोबर का योगदान ले सकते हैं, क्योंकि गोबर में बहुत सारे एनएरोबिक बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद होते हैं, और क्योंकि अधिक मात्रा में हम गोबर का ही यूज करते हैं इस गैस को बनाने में, इसलिए कॉमनली इस गैस का नाम बच्चों हम रख देते हैं गोबर गैस। ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। The biogas plant consists of concrete tank 10 to 15 feet deep। अब ये जो बायोगैस प्लांट होता है बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से होता है, मिट्टी की गहराई में खोदा जाता है, तो ये करीब करीब इसकी गहराई जो है 10 से 15 फीट तक हो सकती है। ये इसकी जो गहराई है 10 से 15 फीट होती है, जिसमें बायो वेस्ट हम लोग बच्चों कलेक्ट करते हैं। एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फेड, फिर बच्चों इसमें स्लरी फेड की जाती है धीरे धीरे करके। ठीक, ए फ्लोटिंग कवर, इसके ऊपर ये बच्चों फ्लोटिंग कवर होता है। ये फ्लोटिंग कवर कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे जैसे इसमें गैस बनती जाए वैसे वैसे ये ऊपर चढ़ता जाएगा, और जब कम गैस रहेगी तो ये ढक्कन बच्चों, इसके ढक्कन का लेवल थोड़ा सा नीचे रहेगा। ठीक है, तो फ्लोटिंग कवर होता है इसमें बच्चों। प्लेस्ड ओवर द स्लरी which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity। तो देखिए वही बात है कि ये ढक्कन इस तरीके से मूवेबल होता है कि जैसे जैसे गैस का फॉर्मेशन होगा वैसे वैसे ये ऊपर जा सकता है बच्चों। The biogas plant and outlet which is connected to pipe to supply biogas nearby houses। तो नियर बाई हाउस में इसको भेजा जा सकता है। द स्पेंट स्लरी को रिमूव किया जाता है एक अनदर आउटलेट के द्वारा, मे बी यूज्ड एज, और इसको स्लरी को हम लोग बाद में फर्टिलाइजर के फॉर्म में बच्चों यूज कर सकते हैं। तो जो कैटल का डंग है अवेलेबल होता है लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि रूरल एरिया में इजिली, तो वेयर कैटल आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। तो यहाँ पर बच्चों कैटल के डंग को हम लोग यूज कर सकते हैं। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरिया। तो याद करिएगा कि इस जो बायोगैस प्लांट है आपको ज्यादातर कहाँ दिखेंगे? रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। द बायोगैस थस प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। तो यहाँ पर बायोगैस को काहे के लिए यूज करते हैं बच्चों? कुकिंग बनाने, मतलब खाना बनाने के लिए और लाइटनिंग के लिए। द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर। अभी हम लोग पिक्चर भी देखेंगे। अब थोड़ा सा और आगे इसके बारे में पढ़ते हैं।
The technology of biogas production was developed in India, mainly the efforts of Indian Agriculture Research Institute। तो यहाँ पर बच्चों IARI के द्वारा इसको बनाया गया है और साथ में किसका योगदान लिया गया है, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC का उपयोग किया गया है, यहाँ पर योगदान लिया गया है। तो if your school is situated in a village or near a village, it would be very interesting to inquiry if there are any biogas plant nearby। तो आप विलेज में जाकर के इसको देख सकते हैं। Visit the biogas plant and learn more about it from the people who are actually managing it। तो इसमें जांचने के लिए कह रहा है कि जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं, ज्यादातर आपको देखने को ये ठीक से वहां गांव में मिल जाएगा। तो आइए एक बार इसके डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो जब डायग्राम को आप देखेंगे तो ये बच्चों ये मेन स्लरी चैम्बर है जिसमें स्लरी भरी जाती है। इसकी हाइट होती है बच्चों 10 से 15 फीट। ये याद कर लीजिए, ये मेन चैम्बर है। जो जमीन में गहराई इतनी की जाती है, कंक्रीट का हो सकता है, ये बनाया जाता है। उसके बाद बच्चों देखिए इसमें ये फ्लोटिंग ढक्कन है, ये फ्लोटिंग कवर है, इसका कह सकते हैं इसको। तो ये फ्लोटिंग कवर है, जैसे जैसे गैस बनेगी वैसे वैसे ये ऊपर तक चढ़ेगा और ये अंदर से हॉलो होता है बच्चों। ये जो ये है ये अंदर से होता है हॉलो, क्योंकि इसमें गैस बच्चों जानी है। तो यहाँ देखिए स्लरी डालते हैं, यानी स्लरी डालने के लिए ये चैम्बर होता है, यहाँ से हम लोग इनपुट करते हैं। इसका इनपुट रहता है डंग वाटर, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, पानी चला देते हैं लकड़ी के लट्ठे से। इसको जैसे गोबर डाला, गोबर के साथ पानी डाला और लकड़ी के लट्ठे से इसको चला दिया, जिससे एक स्लरी बन जाए थिक सी, और ये घुल करके इसमें आ गई। अब इसमें आ गई, ये एनारोबिक चैम्बर है, इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो मीथेन बनेगी, CO2 बनेगी और बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। अब ये गैस बच्चों यहां से पास करते हुए इस तरीके से, और यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है। ये वॉल्व बच्चों ये देखिए, ये वॉल्व लगा हुआ है, ये वॉल्व गैस के फ्लो को रोकेगा अपनी जरूरत के हिसाब से। अब ये जो मेन पाइप है, यहीं से बच्चों घरों को सप्लाई कर दी जाएगी ये गैस, जिसका हम फ्यूल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, खाना बनाने के फॉर्म में और लाइटिंग में कर सकते हैं। अब रहा बात क्या कि ये चैम्बर धीरे धीरे स्लरी से फिल हो जाएगा और स्लरी डाइजेस्ट हो चुकी होगी एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। जो बच जाएगा स्लरी का रिमेनिंग पार्ट बच्चों, इसे स्लज बोला जाएगा और इस स्लज को यहां से निकाल लिया जाएगा और निकाल करके फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में प्रयोग किया जाएगा। तो आपकी प्रोडक्टिविटी खेतों की और बढ़ जाएगी, फार्म की, क्रॉप फील्ड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है। तो आई होप सो कि आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं मेन बॉडी या इसको डाइजेस्टर भी कहते हैं। बच्चों हमें जानना है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में। तो जरा इसको देखिए, बायो कंट्रोल का मतलब क्या है। बायो कंट्रोल का मतलब है रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। हम बच्चों बायोलॉजिकल मेथड का उपयोग करेंगे फॉर कंट्रोलिंग, किस लिए, प्लांट की डिजीज को रोकने के लिए, पेस्ट के अटैक को रोकने के लिए। मॉडर्न सोसाइटी में देखें तो दीज प्रॉब्लम को बच्चों टैकल किया जाता है इंक्रीजिंगली बाय यूज ऑफ केमिकल, है ना। हम लोग केमिकल यूज करते हैं, जैसे हमारा ये हो गया पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड देखिए करते हैं, पेस्टिसाइड्स करते हैं। तो दीज केमिकल, एक तो पहली बात ये टॉक्सिक हैं और दूसरी बात एक्सट्रीमली हार्मफुल है। इनसे कैंसर जैसी डिजीजेस हो सकती हैं ह्यूमन बीइंग को, एनिमल को। have been polluting our environment also, हमारे वातावरण को भी ये केमिकल बच्चों प्रदूषित करते हैं। हमारे सॉइल को ये प्रदूषित करते हैं, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं तो उसको प्रदूषित करते हैं, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रॉप प्लांट्स तक को ये दूषित कर देते हैं। Our soil is also polluted through our use of weedicide। तो जो पौधों के साथ अन्य पौधे उगाते हैं, जंगल झाड़ी, उसे वीड कहते हैं, और इनको रिमूव करने के लिए जो छिड़काव किया जाता है उसे वीडीसाइड बोलते हैं। तो वीडीसाइड के कारण ये केमिकल बच्चों धरती में रिसाव के थ्रू पानी में, ग्राउंड वाटर तक भी पहुंच सकता है, हमारी सॉइल को भी कंटामिनेट करता है, वाटर को भी कंटामिनेट कर सकता है। तो अब बात आती है कि हम बायो कंट्रोल करेंगे कैसे, पेस्ट का और डिजीजेस का कैसे करेंगे। तो कृषि में यानी इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल। तो यहाँ पर बच्चों हम केमिकल का तो प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन केमिकल के प्रयोग के बजाय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी कोई पेस्ट है या वीड है
जो यहाँ हमारे खेत में उग आया है उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर मौजूद हो। तो अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सारे कीटों को नहीं मारना, सारे पौधों को नहीं खत्म करना, जो हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं बस उनको खत्म करना है। जबकि अगर आप इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर देते हैं अपनी कृषि में, अपनी फील्ड में, तो बहुत सारे इंसेक्ट जिनका कोई भी दिक्कत नहीं थी, जैसे मक्खियां हैं, एपीस इंडिका है, तितलियां हैं, इनका भी वो हो जाता है, ये भी मर जाती हैं। द मोर वैरायटी अ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज। अब आप एक बात ये जानिए कि लैंडस्केप में जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही ज्यादा ये सस्टेनेबल होगा। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड। तो यहाँ पर बच्चों अगर ऑर्गेनिक कोई फार्मिंग कर रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि एक सिस्टम ऐसा बनाए कि इंसेक्ट जिनको कहते हैं पेस्ट, इनको बच्चों इरेडिकेट किया जा सके, ना कि मारा जा सके, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। बट इंस्टेड आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल। तो हम लोग इनको कितना कर ले, इनको मैनेज कर ले, इनको मैनेजेबल लेवल पे ले आए बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम के लिए जरूरी है कि जिन इंसेक्ट्स को हम मार देते हैं पेस्टिसाइड दे करके, इनको ना मारे, इनकी जगह हम इनके नेचुरल प्रेडेटर को देखें और नेचुरल प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस करें अपनी कृषि में, जिससे ये बच्चों आगे बढ़ सके। अब ये जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है बच्चों, ये कंट्ररी है टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच ऑफन यूज केमिकल मेथड। तो कन्वेंशनल फार्मिंग में तो किसी भी समस्या के लिए यही है कि आप केमिकल बाजार से खरीद लाइए और छिड़काव कर दीजिए। इससे होता क्या है, ये केमिकल मेथड होने से ये टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स दोनों। तो केमिकल छिड़कने का ये नुकसान है कि यूजफुल हार्मफुल लाइफ दोनों को बच्चों इनडिस्क्रिमिनेटली ये निपटा देता है। तो ये गलत है बच्चों, जिससे जो कीट हमारे खेत का नुकसान ही नहीं कर रहा है उसको हमने क्यों मार दिया फालतू में, बटरफ्लाई को क्यों मार दिया, हनी बी को क्यों मार दिया। लेकिन अब केमिकल का यही तो नुकसान है, इसीलिए हमें केमिकल का छिड़काव नहीं करना चाहिए। This is a holistic approach here that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora। तो हम होलिस्टिक अप्रोच को अपना रहे हैं। होलिस्टिक अप्रोच मतलब कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सब हमारे लिए यहाँ पे हार्मफुल हैं, यानी उनको किल कर दो। तो हम केमिकल अगर छोड़ते हैं तो हम इस बात का ध्यान ही नहीं रखते हैं कि फ्लोरा और फाना एक दूसरे के लिए बने हैं। अब आप सोचिए, कीट अगर ना हो, हनी बी ना हो, बटरफ्लाई ना हो, तो पॉलिनेशन कैसे हो पाएगा। तो इसके लिए हमें इंटरेक्शन को समझना होगा, पौधों और जंतुओं के बीच के संबंध को जानना होगा। द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वेंशनल फार्मिंग से कैसे अलग है, यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि जो ऑर्गेनिक फार्मर हैं ये ऐसा व्यू लेकर के चलते हैं कि दैट द इरेडिकेशन ऑफ क्रिएचर दैट आर ऑफन डिस्क्राइब एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल। भाई आप सारे कीटों को तो नहीं ही खत्म कर सकते ना, इतने सालों से हम मच्छर लगाते चले हुए आ रहे हैं, मॉर्टिन लगाते हुए चले आ रहे हैं, बट मच्छर नहीं खत्म हो पाए। तो फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासाइट इंसेक्ट व्हिच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो अगर बच्चों हम सबको खत्म कर देंगे, मान लीजिए इंसेक्ट को हमने खत्म कर दिया जो हमारे खेतों में आ रहा था, तो इस इंसेक्ट पे इसका बच्चों नेचुरल प्रेडेटर भी था, नेचुरल प्रेडेटर था जो इस इंसेक्ट को खा करके जीवित रहता था। तो अगर ये इंसेक्ट को हमने केमिकल से खत्म किया तो इसका नेचुरल प्रेडेटर भी खत्म हो जाएगा, यानी लास्ट में क्या दिखेगा, बायोडाइवर्सिटी फाइनली लॉस हो रही है। Thus, the use of biocontrol measure will greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticide। तो अगर हम बच्चों बायो कंट्रोल मीजर को अपनाते हैं तो हमारे दो फायदे हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी हमारे इन्वायरमेंट की कम नहीं होने पाएगी, फालतू में हमें यूजफुल इंसेक्ट को मारना नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि हमारा टॉक्सिक केमिकल, पेस्टिसाइड और वीडीसाइड पे डिपेंडेंस कम होता चला जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, एक साथ नहीं होगा लेकिन धीमे से ये हो जाएगा एक दिन। An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms।
यहां पर कह रहा है कि आपको वेरियस लाइफ फॉर्म्स के प्रति जानकारी रखनी पड़ेगी, आपको फैमिलियर होना पड़ेगा जो कि आपकी फील्ड में पाए जाते हैं। आपको प्रेडेटर पता करना पड़ेगा कि आपकी फील्ड के हिसाब से प्रेडेटर कौन है, आपकी फसल के हिसाब से प्रेडेटर कौन है, वहां पे पेस्ट कौन आ रहे हैं, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में, उनकी फीडिंग पैटर्न के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, वो जो प्रीफर करते हैं जिसमें ज्यादा रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं, ग्रो करते हैं, उसे आपको पता करके रखना है। दिस विल हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ बायो कंट्रोल। तो जब आप ये जानकारी रख सकते हो, इसके बाद ही आप बायो कंट्रोल मेथड को अपना सकते हो। अब देखते हैं बायो कंट्रोल मेथड को एक एक करके। जैसे वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग। ये बच्चों इस तरीके का बीटल होता है, एक छोटा सा, इस पे यहाँ पे आपको डॉट 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 जैसे ऐसे नजर आ जाते हैं। ये जो बीटल है इस पे रेड और ब्लैक मार्किंग होती है, इसे लेडी बर्ड बोलते हैं। ये लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड। तो लेडी बर्ड से हम लोग बच्चों एफिड्स को मारते हैं, ये एफिड्स हो जाते हैं व्हाइट कलर के और पौधे के तने से रस चूस लेते हैं। तो एफिड्स को मारा जाता है लेडी बर्ड्स के, और मॉस्क्यूटो को निपटा देते हैं हमारे ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई कुछ इस तरीके से होते हैं, पीछे से लंबी सी सूंडी होती है और ऐसे हेलीकॉप्टर जैसे इनके पर निकले रहते हैं। बचपन में हम लोग इनके साथ बहुत खेले, इनको पकड़ लेते थे। तो ये ऐसे ट्रांसपेरेंट इनके विंग होते हैं, 4 विंग्स होते हैं, दैट इज 2 पेयर विंग्स होते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई हैं, ये मॉस्क्यूटो को बच्चों खत्म करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट देन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। अब ये भी इंपॉर्टेंट केस आ रहा है बच्चों। बटरफ्लाई की कैटरपिलर को रोकने के लिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। इसके स्पोर का भी हम लोग बच्चों यहाँ पर उपयोग करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो बैसिलस thuringiensis को ऑब्वियसली हम लोग छोटा छोटा इसको अगर करके शॉर्ट में लिखें तो हम बीटी लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल बी स्मॉल टी का मतलब है बैसिलस thuringiensis। These are available in sachets as dried spores। तो इन बैक्टीरिया के ये सैचेट्स मिलते हैं या ड्राइड स्पोर्स मिलते हैं जिनको हम पानी के साथ मिक्स कर दें और फिर हम स्प्रे कर दें हमारे वल्नरेबल प्लांट्स पे, मतलब जिसपे कैटरपिलर अटैक कर रहा है। तो ये हमारा रहा बच्चों पौधा। इस पौधे पे मान लीजिए हमने इस स्पोर को ये छिड़काव कर दिया पानी के साथ मिला करके, और यहीं पर ये इंसेक्ट पाया जा रहा है। ये इंसेक्ट अगर इसको खाएगा तो ये स्पोर बच्चों इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो सच एज ब्रासिका एंड फ्रूट ट्री, तो स्पेशली हम इसका छिड़काव कहाँ करते हैं, ब्रासिका फैमिली यानी ब्रासिकेसी में, और फ्रूट ट्री में इसका छिड़काव करते हैं। जब ये ईट कर लिए जाते हैं इंसेक्ट लार्वा के अंदर, तब इन द गट ऑफ द लार्वा की गट में ये टॉक्सिन बच्चों रिलीज हो जाता है एंड द लार्वा गेट किल्ड। अब ये कैसे किल्ड होता है वो समझिए बच्चों। ये इसकी मान लीजिए लार्वा के इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन है, ये लार्वा पहले अंदर जाता है, फिर यहाँ पे इसकी अल्कलाइन पीएच के कारण, इसकी गट की अल्कलाइन पीएच के कारण यहाँ ये सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल होने के बाद इसमें छेद कर देता है इंटेस्टाइन में परफोरेशन होने के कारण इस कैटरपिलर लार्वा की मौत हो जाती है, ठीक है। तो देखिए हमें अलग से कोई केमिकल नहीं छिड़काव करना पड़ा, हमने केवल स्पोर्स का करके काम चला लिया, दैट इज बैसिलस thuringiensis के ड्राइड स्पोर को सैचेट फॉर्म में यूज कर लिया। तो द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट। और ये जो बीटी है ना, ये बीटी कॉटन इस पे या ब्रासिका फैमिली पे पाया जाने वाला केवल बटरफ्लाई के कैटरपिलर को ही नुकसान पहुंचाता है, अदर इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता, अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड रहते हैं। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब हमने आगे अपनी अप्रोच को बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी लगाया है लास्ट डिकेड में, और सो द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन इनटू प्लांट। तो अब हमें स्पोर्स डालने की भी जरूरत नहीं है, हमने ऐसे पौधे बना लिए हैं जिनके अंदर हमने बैसिलस thuringiensis का जीन ही डाल दिया है, और ये जीन वाले पौधे बच्चों बीटी जीन वाले पौधे कहलाते हैं। जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी भिंडी, बहुत सारे प्लांट हमने बनाए हैं। Such plant are resistant to attack of insect pest। तो बीटी कॉटन इसका एक अच्छा एग्जांपल दिया जाता है। बीटी कॉटन इज वन सच एग्जांपल विच इज बीइंग कल्टीवेटेड इन सम स्टेट। याद रखिएगा बीटी कॉटन को बनाया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, तो जेनेटिक इंजीनियर वाला पौधा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है, याद रखिएगा इसको।
फिर अगले सेक्शन में क्या कहता है, ए बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड बाय यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इन द फंगस ट्राइकोडर्मा। एक फंगस है, इसका नाम है बच्चों ट्राइकोडर्मा, इसको भी हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं। ट्राइकोडर्मा की अलग अलग स्पीसीज बच्चों फ्री लिविंग फंजाई के तौर पे होती हैं, दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। पौधे के रूट के साथ ये संलग्न रहती हैं, ये इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट होती हैं सेवरल प्लांट पैथोजन। तो ये सेवरल प्लांट पैथोजन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जरा, बैकुलोवायरस आर पैथोजेंस हैं दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। देखिए बैकुलोवायरस क्या कर रहा है, अगर आपकी खेत में मौजूद है तो ये इंसेक्ट को मार देगा, आर्थ्रोपोड्स को खत्म कर देगा। मेजॉरिटी ऑफ बैकुलोवायरस को यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इन द जीनस, और इनका जीनस क्या है बैकुलोवायरस का, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। याद रखिएगा बैकुलोवायरस का जो जीनस है उसका नाम है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। These viruses are excellent candidate हैं फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक। देखिए यहाँ पर ये बात मेन है कि स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, कोई एक बैकुलोवायरस कोई एक ही स्पीसीज पे कंट्रोल करेगा, दूसरा नहीं करेगा, यानी नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं। दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट। इन वायरस का कोई प्लांट पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, किसी मैमल पे नहीं है, बर्ड्स फिश पे नहीं है, इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट पे भी इनका कोई इंपैक्ट नहीं है हार्मफुल। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड। और ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब बेनिफिशियल इंसेक्ट को हमें कंजर्व करना पड़ता है, तो ये और भी जरूरी है कि केमिकल का उपयोग ना करके हम बायो कंट्रोल मेथड का उपयोग करें टू एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज आईपीएम प्रोग्राम इसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट दैट इज आईपीएम प्रोग्राम। और व्हेन एन इलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को हम ट्रीट कर रहे होते हैं तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अब आते हैं बच्चों लास्ट सेक्शन में जो कि है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। क्या ये हमारे खेत की बच्चों उर्वरक शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं माइक्रोब्स? यस, आंसर है यस इसका, हाँ ऐसा कर सकते हैं। चलिए इस सेक्शन में पढ़ते हैं हम लोग क्या दिया गया है। तो एनसीईआरटी कहती है कि विद अवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। अब ये पॉल्यूशन आ कहां से रहा है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन टू मीट द एवर increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to the pollution। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे खाने की डिमांड बढ़ रही है, और खाने की डिमांड को पूरा करने के लिए खेतों में अलग अलग प्रकार के केमिकल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फसल हम उगा सकें। ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज दैट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। प्रॉब्लम कहाँ है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ही नहीं ओवर यूज करने से हो रहा है। एंड देयर इज अ लार्ज प्रेशर टू स्विच, इसलिए हम पे बच्चों बहुत अधिक दबाव है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें। अब ये बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो का मतलब जैविक और फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलिटी बढ़ाने वाले। तो ये बायो फर्टिलाइजर और कुछ नहीं है, ऑर्गेनिज्म है जो कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी को सॉइल को बढ़ाते हैं। मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर कौन कौन हुए बच्चों, बैक्टीरिया है, फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया है, जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। यू हैव स्टडीड, आपने पढ़ाई कर रखी है कि जो नोड्यूल होते हैं रूट्स के लेगुमिनस प्लांट में फॉर्म्ड, इनमें बच्चों सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है राइजोबियम। राइजोबियम एक प्रकार का बच्चों बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया रूट इकोसिस्टम के साथ रहता है। दीज बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक फॉर्म में। याद रखिएगा राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को पकड़ करके ऑर्गेनिक फॉर्म में बनाता है, जो कि प्लांट यूज करता है बच्चों न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है, अमीनो एसिड वगैरह बनाता है। अदर बैक्टीरिया भी फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब ये फ्री लिविंग सॉइल में होते हैं। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया से कौन है जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाम याद करिए एजोस्पिरुलिन, एजोटोबैक्टर। एजोस्पिरुलिन और एजोटोबैक्टर ऐसा काम कर सकते हैं। तो उसको याद करने की ट्रिक होगी बच्चों, हवा में अजूबा, ऐसे याद कर लो। हवा में अजूबा का मतलब क्या है, हवा मतलब फ्री लिविंग है हवा में, और अजूबा मतलब एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम। तो फ्री लिविंग है और ये नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बच्चों ये फिक्स करने का काम करेंगे। थस ये इनरिच कर देते हैं नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, तो नाइट्रोजन कंटेंट बच्चों बढ़ जाता है। अब आगे
फंजाई भी बच्चों इसमें मदद करते हैं। फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स। कैसे बनाते हैं? तो ये फंजाई का एसोसिएशन कहलाता है बच्चों माइकोराइजा। ये माइकोराइजा क्या है? मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस। जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। ठीक है, तो फंगस का एक जीनस है ग्लोमस। इस ग्लोमस के जो फंजाई होते हैं ये हायर प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। इनके एसोसिएशन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं और ये माइकोराइजा बनाते हैं। द फंगल सिम्बायोट इन दीज, अब देखो सिम्बायोटिक बोल रहा है ना, सिम्बायोटिक में मतलब दोनों का फायदा होता है, दोनों पॉजिटिव रहते हैं। तो सिम्बायोट इन दीज एसोसिएशन ये करता है अब्सॉर्ब फास्फोरस। बच्चों फंगल एसोसिएशन क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा फास्फोरस को एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। तो प्लांट बदले में इसको खाना देगा और ये फंगल जो है वो फास्फोरस प्रोवाइड करेगा। तो प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो अदर बेनिफिट ऑल्सो। अब ऐसे प्लांट में जिनमें ये माइकोराइजा पाया जाता है, ऐसे प्लांट बच्चों रेजिस्टेंस होते हैं रूट बॉर्न पैथोजन के लिए। टॉलरेंस हो जाती है सैलिनिटी, अगर नमक वाली भूमि है तो उसमें भी उगाते हैं पर्ल प्लांट ये ठीक से। बाढ़ के प्रति, ड्रॉट सूखे के प्रति, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रति भी ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं। कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज द फंगस डिराइव फ्रॉम द एसोसिएशन? तो ये बच्चों कहां से होता है? ये प्राप्त किए जाते हैं बच्चों प्लांट से। प्लांट से जो फोटोसिंथेसिस है वो फूड के रूप में इसको प्राप्त होती है। नेक्स्ट लास्ट लाइन, कुछ लास्ट पैरा बचा हुआ है। साइनोबैक्टीरिया को अगर हम देखें तो साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोटाइपिक माइक्रोब्स widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen। तो साइनोबैक्टीरिया बच्चों कुछ हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स कर सकते हैं। जैसे हम नाम लीजिए एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटेरिया। इन पैडी फील्ड मतलब चावल वाली जहां चावल उगाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में, इंक्रीज कर देता है इसकी फर्टिलिटी को। करंटली हमारी कंट्री में, हमारे देश में नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल हैं कॉमर्शियली मार्केट में। फार्मर इनको यूज भी कर रहे हैं रेगुलरली इन देयर फील्ड टू रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए, एंड टू रिड्यूस डिपेंडेंट ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों एंड हो जाता है। मैंने इसको 3 पार्ट में खत्म कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ज्यादा बड़े नहीं है, 20 मिनट्स की इस तरीके से दिए गए हैं। आप जाकर के इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग लगाने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ डिजीज के लगभग 103 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा सेशन रहेगा, आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं, आप लोग आएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, आप लोग पढ़ाई करिए।